हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे वीडियोज में आपको मेंटेनेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें समझाई और जो कुछ आज तक मैंने आपको समझाया उससे रिलेटेड कभी भी कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मेरे सामने आता है तो मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेके आता हूं। अब दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जो हस्बैंड पक्ष होता है मेंटेनेंस से बचने के लिए अपनी तरफ से कुछ स्टेप लेता है, लेकिन सारे ही स्टेप उसके पक्ष में जाएं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे स्टेप ऐसे भी हो सकते हैं जो कि उसके पक्ष में ना जाएं बल्कि उसके खिलाफ चले जाएं, उसके अगेंस्ट चले जाएं। इन सारी चीजों को पहले से ही समझ करके तब अपनी तरफ से स्टेप बढ़ाना चाहिए। अगर आप समझते हो कि मेंटेनेंस से बचने के लिए आप जो भी स्टेप लोगे वो आपके लिए फायदेमंद ही होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे स्टेप ऐसे हैं जिसको लेने के बाद आदमी प्रॉब्लम में फंस जाता है। ऐसे ही कुछ है इस मामले में। ये एक लेटेस्ट जजमेंट अभी हाल ही का 2022 का मैं आपको बता रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है जिन लोगों के भी मेंटेनेंस के केस चल रहे हैं, जिन लोगों को भी इस संबंध में क्वेरी है, उन सबको बहुत सारी चीजें इस वीडियो के बाद क्लियर होने वाली हैं और वो अपने अपने मामलों में इस प्रकार की भयंकर गलतियां करने से बच जाएंगे। तो दोस्तों, आखिरी पॉइंट तक इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इससे सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दे, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके सब्सक्राइब करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि डेली हम इस चीज पर टाइम दे सकें। अब दोस्तों, मामले की परिस्थितियां ऐसी थी कि अक्टूबर 2015 में दोनों पक्षकारों की मैरिज हुई। मैरिज के कुछ समय के बाद ही दोनों के बीच में डिफरेंसेज आ गए और वो लोग अलग रहने लगे। पत्नी ने अपनी तरफ से सेक्शन 125 सीआरपीसी का एक केस पति के ऊपर फाइल कर दिया, जिसमें उसने कहा कि पति के द्वारा की गई हैरेसमेंट की वजह से उसको मेंटल एगोनी हुई और भी उसने कई सारे इंस्टेंस उसमें दिखाए। इसके अलावा उसने बताया कि जो उसका पति है वो एज ए ग्राफिक डिजाइनर काम करता है और 40,000 पर मंथ जो है उसकी सैलरी है। साथ ही बताया कि उसका खुद का घर है, उस पर कोई लायबिलिटीज नहीं है और जो उसकी मदर है वो भी पेंशनर है और उनको 25,000 पर मंथ के हिसाब से पेंशन मिलती है। अब हस्बैंड ने अपना रिप्लाई फाइल किया जिसमें उसने बताया कि भाई जो मेंटल हैरेसमेंट है वो मुझे हुआ है अपनी वाइफ की वजह से। मेरी वाइफ जो है वो मेंटल हैरेसमेंट का कारण रही और वो बिना किसी कारण के उसका घर छोड़कर अपने मैट्रिमोनियल हाउस में रह रही है। कॉस एल्मो उसने अपने हस्बैंड के खिलाफ फॉल्स कंप्लेंट दे दी थी और फिर खुद ही काउंसलिंग में अपियर नहीं हुई। वो खुद भी सेम जगह पर एज ए ग्राफिक डिजाइनर ही काम करती थी और उसने खुद जानबूझकर अपनी जॉब छोड़ दी थी। जानबूझकर अपनी जॉब छोड़कर खाली बैठी हुई है। वो वेल क्वालिफाइड है और वो इस वजह से किसी भी प्रकार के मेंटेनेंस के अधिकारिणी नहीं है। अब पूरे मामले के तथ्य और परिस्थितियां देखने के बाद जो फैमिली कोर्ट थी, फैमिली कोर्ट ने 10,000 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया। अब जो हस्बैंड था वो इस ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन में गया हाई कोर्ट। अब वहां पर उसकी दलील थी कि उसकी सैलरी से रिलेटेड कोई भी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड नहीं था। फिर भी फैमिली कोर्ट ने पहली जॉब के आधार पर यह मान लिया कि वो 30,000 रुपए पर मंथ करीबन कमाता है और उसके आधार पर ही मेंटेनेंस बांध दिया। इसके अलावा उसने सेक्शन 125(4) का हवाला दिया कि जो उसकी पत्नी है वो स्वयं की मर्जी से बिना किसी कारण के घर छोड़कर गई है, इस वजह से उसको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। अब जब वाइफ की काउंसिल ने अपना पक्ष रखा तो उसने यहां पर यह बताया कि एक तरफ तो जो हस्बैंड है वो खुद को जॉबलेस दिखा रहा है, दूसरी तरफ वो जो अपना खर्चा है पर मंथ का वो 32,000 प्लस दिखा रहा है। इस बात पर पहले मैंने बहुत आगाह किया है, बहुत वीडियो बनाया है कि भाई आप अपना खर्चा इतना ज्यादा बढ़ा के मत दिखाओ। जाहिर सी बात है, अगर आप जॉबलेस हैं, आपके पास 1 रुपए की इनकम नहीं है, तो आप अपना 32,000 रुपए का खर्चा कैसे कर रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव पॉइंट है हस्बैंड के लिए। इसके अलावा हस्बैंड ने मदर को अपना डिपेंडेंट में शो कर रखा है, लेकिन मदर एक पेंशनर है और उसे 25,000 रुपए पर मंथ पेंशन भी मिलती है। बाकी ये बोला कि जो हस्बैंड है उसने केवल अपनी आईसीआईसीआई बैंक की एक स्टेटमेंट पत्रावली पर फाइल की है, लेकिन अपने क्रॉस में उसने एडमिट किया है कि उसकी स्टेट बैंक में भी अकाउंट है, लेकिन उसकी कोई भी स्टेटमेंट उसने पत्रावली पर दाखिल नहीं की है। साथ ही उसने कहा कि मटेरियल से ऐसा पता चलता है कि जो हस्बैंड है उसके अकाउंट में टाइम पे काफी अच्छे अमाउंट्स क्रेडिट हुई हैं और उसका जो है म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट है, जहां से उसको रेगुलर डिविडेंड आता है, तो वो पहले से कई ज्यादा इस समय पे कमाता है और उसकी बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल है। अब इसके बाद जो हस्बैंड था, हस्बैंड ने अपनी तरफ से रिजॉइंडर फाइल किया और उस रिजॉइंडर में हस्बैंड ने यह बताया ग्राफिक डिजाइनिंग वाली जब से उसकी जॉब छूटी है उसके बाद से वो अपने ही मैटरनल अंकल के यहां पर ड्राइवर की जॉब कर रहा है। विश्वसनीय बात? मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं, आप में से बहुत से लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे, तो क्या कोर्ट विश्वास करेगी? कोर्ट को कितना एक्सपीरियंस होगा सोचिए। हर रोज कितने मामले ऐसे देखती है कोर्ट। इस बारे में भी मैंने बहुत समझाया है कि भैया प्रैक्टिकल बातें ही बोलनी चाहिए। तो यहां पर उसने ये बोला कि मैं अपने खुद के मैटरनल अंकल के पास ड्राइवर की जॉब करता हूं, जबकि आप वेल क्वालिफाइड हैं, जबकि आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, लेकिन जॉब आप ड्राइवर की कर रहे हैं, वो भी अपने ही रिलेटिव के यहां पे। तो ये बात थोड़ा सा मतलब सुनने में ऐसा लगता है कि व्यवहारिक नहीं। साथ ही हस्बैंड ने अपने पक्ष में ये कहा कि जब से उसने जॉब छोड़ी है उसके बाद से हार्डली उसके अकाउंट में कोई अमाउंट क्रेडिट हुई है। अब कोर्ट ने सारी चीजों को देखा और सारी चीजों को देख के कोर्ट ने सबसे पहले तो ये कहा
कि भाई जो हस्बैंड ये कह रहा है कि वो अपने ही मैटरनल अंकल के पास ड्राइवर की जॉब करता है, ये तथ्य रिलायबल नहीं है। दूसरा, हस्बैंड ने अपने नाम से कार और बाइक दोनों शो करी है। तीसरा, ये भी शो करा है कि एक प्रॉपर्टी है जिसमें कई सारे रूम्स वगैरह हैं जो कि पूर्वजों से चलती आ रही है। इसके अलावा हस्बैंड ने अपने जो मंथली एक्सपेंसेस है वो 32,000 प्लस शो किए हुए हैं। तो इतने सारे तथ्यों के बाद ये बाल्ड स्टेटमेंट देना कि मेरे पास तो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है मेंटेनेंस से बचने के लिए, ये कहीं पर भी स्टैंड नहीं करती है। मटेरियल ऑन रिकॉर्ड जो है उससे साफ पता चलता है कि हस्बैंड की अर्निंग बहुत अच्छी है और वो अपना कमाने में सक्षम है, ग्राफिक डिजाइनर है और अच्छी कमाई करता है। वो ना स्वयं अपने लिए बल्कि अपनी वाइफ के लिए भी कमाने में पूर्ण रूप से सक्षम है। और हस्बैंड की जो रिवीजन पिटीशन थी वो हो गई डिसमिस। तो कुल मिला के क्या हुआ, जब रिवीजन में आप गए वहां पे आपका जितना टाइम और पैसा लगा वो भी सारा का सारा वेस्ट हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि बेसिक मिस्टेक्स देखिए इस मामले में, जितना मेरी ओपिनियन है, अपनी ओपिनियन से, पहले तो आप अपने खर्चों को इतना एलिवेट करके दिखा रहे हैं। सेकंड, आप खुद ही के रिश्तेदार के हैं, अपनी ड्राइवर की जॉब दिखा रहे हैं, जबकि पहले आप ऐसी जगह जॉब कर चुके हैं जो बढ़िया रेप्यूटेड कंपनी है और वहां से आपको 40,000 रुपए पर मंथ मिलता है। तो आपकी स्टेटमेंट कहां पे स्टैंड करती है? तो यही चीजें हैं भैया। कोर्ट में अगर चलना है ना तो प्रैक्टिकली चलो। कई लोग मेरे से नाराज हो जाते हैं, बोलते साहब आप तो ऐसे कह रहे हो, सब कुछ लड़की के फेवर में कह रहे हो। कारण क्या है? क्योंकि हमें आपको कोई झूठी सांत्वना नहीं देनी कि भाई ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं होगा। जहां हो सकता है वहां कहा जाएगा होगा, जहां पता है कि नहीं होगा तो वहां पे नहीं होगा। अगर आप सत्यता को जान के, कोर्ट में जो चीजें प्रैक्टिकली चलती हैं उनको जान के लड़ोगे तो लड़ना भी आसान होगा और आप अपने मेंटल स्टेट को भी उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। वरना सारी चीजें बर्बाद हो जाती हैं। बाद में स्टार्टिंग में तो आप बड़े कॉन्फिडेंस में चलते हैं, जब कोई ऑर्डर आपके खिलाफ हो जाता है तो सारा कॉन्फिडेंस, सारा जोश, सब कुछ ठंडा हो जाता है। क्योंकि प्रैक्टिकल लेवल पे कभी सोचा ही नहीं। केवल मोटिवेट होने से या झंडे डंडे उठाने से कुछ नहीं होता। जो कोर्ट में हो रहा है वो समझिए, और अगर आप उस चीज को समझेंगे तभी आप उससे बचने का भी सही रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें कुछ हद तक समझ आई होंगी और कुछ लोगों को इससे हेल्प भी मिलेगी। और दोस्तों, आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर आप इस पूरे मामले को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।